रियल एस्टेट में मलिक साहब बताएं, बजट के बाद क्या निकला? हमारे जो रियल एस्टेट सेक्टर में काम कर रहे हैं लोग, उनके लिए कोई खबर, कोई अच्छी खबर? पॉजिटिव ये है कि जो बायर है उसका टैक्स कम कर दिया गया है। कौन सा? प्रॉपर्टी का? अच्छा, हम रियल एस्टेट की बात कर रहे हैं। नॉन फाइलर आज 10 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदे, जो उसका टैक्स बनता है वो पे करके परचेज कर सकता है। कोई कदगन नहीं है। नॉन फाइलर गाड़ी नहीं खरीद सकता। सिर्फ अच्छा, मजे की उसमें बीम्स बड़ी थी कि 70 लाख वाला दूसरी शादी नहीं कर सकता, अब नॉन फाइलर ये नहीं कर सकता, वो वॉशरूम नहीं जा सकता। ऐसा है कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अब नॉन फाइलर भी जो मर्जी खरीद सकता है, जो मर्जी खरीद सकता है। एक नई एंटिटी आ रही है टैक्स नेट में। आप कहते हैं अच्छा तुम आ क्यों रहे हो? आ रहे हो तो हमें डबल टैक्स हो। टैक्स कम हुए, फेडरल एक्साइज ड्यूटी कम हुई है, तो इससे कारोबार बढ़ेगा। पिछले 3 सालों के बाद पहली दफा पॉजिटिव बजट। इसके अकाउंट में ट्रांजैक्शन हो रही है, ट्रांजैक्शन पे भी लगेगा आपके पैसे कहां से आए, तो ये अब उससे डरने की जरूरत नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन भी मौजूद है, हाई कोर्ट का, कि आपकी बैंक स्टेटमेंट आपकी इनकम डिटरमिन नहीं करेगी। डर खौफ था, वो प्रॉपर्टी वालों को अब करने की जरूरत नहीं है, काम खुल खिला के करना चाहिए। रियल एस्टेट को आने वाले टाइम में, आने वाले दिनों में बहुत पॉजिटिव देख रहा हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारे साथ एक दफा फिर एहसन मलिक साहब मौजूद हैं। आपको पता है उनका सारा, अक्सर टीवी चैनल्स पे आपने उनको सुना होगा, देखते हैं। बड़े रियल एस्टेट के बहुत एनालिस्ट भी हैं और बहुत एक्सपर्ट हैं। बजट से पहले हमने उनसे बात की थी कि नए बजट में रियल एस्टेट के हवाले से क्या कुछ होने जा रहा है। उनका यकीनन आपने तजिया सुना होगा। आज हमने दोबारा एहसन मलिक साहब को दावत दी है और रिक्वेस्ट की है कि आज हमें बताएं कि रियल एस्टेट पे आपकी बड़ी बातें थी कि गवर्नमेंट बहुत कुछ कर रही है, तो अभी रियल एस्टेट में मलिक साहब बताएं बजट के बाद क्या निकला, कुछ इनको फायदा मिला, नहीं मिला? हमारे जो रियल एस्टेट सेक्टर में काम कर रहे हैं लोग, उनके लिए कोई खबर, कोई अच्छी खबर तो है ही, कोई अच्छी खबर है कि नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं भाई, गिवन सर्कमस्टांसेस एज कंपेयर टू पिछले 3 सालों का बजट इज वेरी पॉजिटिव। अच्छा, लोगों की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, एक खौफ का माहौल एफबीआर की आदत है बना के रखना। ऐसी चीजें इंट्रोड्यूस या कानून बनाए जाते हैं कि लोगों को ना समझ आती है और उससे लोग खौफजदा रहते हैं। जैसे अभी भी जो बजट आया उसमें एक सेक्शन 114C इंट्रोड्यूस करवाई गई। हमारे जो चेयरमैन एफबीआर साहब हैं, उन्होंने एक नई टर्म इंट्रोड्यूस करवाई, एलिजिबल इनएलिजिबल की। इससे पहले वाले जो थे उन्होंने फाइलर, लेट फाइलर की करवा दी, नॉन फाइलर की थी। नॉन फाइलर की। हमारे यहाँ ना नई चीजें इजाद करने की जरूरत इस वजह से पड़ती है कि रिटायरमेंट के बाद वो एक तमगा ले सकें कि यार ये काम मैंने किया था। ठीक है, गुड और बैड ओन करने के लिए। तो चेयरमैन एफबीआर साहब को ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने मुल्क में एलिजिबल और नॉन एलिजिबल का एक नया क्राइटेरिया इंट्रोड्यूस करवा दिया और प्लस एक नई मैकेनिज्म लाने की कोशिश कर रहे हैं, बजाय इसके कि आप लोगों के लिए आसानियां पैदा करें, लोग टैक्स नेट बढ़े, लोग टैक्स नेट में आए। उनका नहीं, कोई जरूरत नहीं। नईम साहब, एहसन साहब मुझे डाक दो। अच्छा, कोई जरूरत नहीं हमें पैसों की, हम मांग के गुजारा करेंगे। अच्छा, वैसे उनका कोशिश तो यही होगी ना कि चले कोई पॉजिटिव चीजें आ जाए। जाहिर है कोई भी ऐसा नहीं चाहता कि ना पैसे दे। नहीं, उनका अच्छा ठीक है, उनका प्रॉब्लम ये नहीं साहब, वो है डीएमजी ग्रुप से। ओके, राशिद लंगड़ियाल साहब की बात कर। राशिद लंगड़ियाल साहब के, उन्होंने काम कराना ही डंडे के जोर पे है। अच्छा ठीक है, उनकी ग्रूमिंग ही यही है, डक दो, बंद कर दो, मार दो, कुट दो। अच्छा, पॉजिटिव है क्या? हम कितने और तजर्बे करेंगे? लोग इजी होंगे तो पैसे देंगे ना, टैक्स देंगे। और बात ये, अगर मैं कंफर्टेबल नहीं हूं तो आप ये फिक्र मत करें लंगड़ियाल साहब, आप 6 महीने हैं, 1 साल है, 2 साल है, ठीक है। लोगों ने अपना रास्ता निकाल लेना है, वो डॉलर में जाएं, गोल्ड में जाएं, ठीक है। अब क्रिप्टो आ रही है, मतलब ऐसे मैकेनिज्म आ जाएंगे, लोग अपना दाल पानी बना लेते हैं। अच्छा, पॉजिटिव ये है कि जो बायर है उसका टैक्स कम कर दिया गया है। कौन सा? प्रॉपर्टी का? अच्छा, हम रियल एस्टेट की बात कर रहे हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी का टैक्स कम कर दिया गया है। 236 के जो परचेज करते वक्त वो पे करता था एडवांस टैक्स, इसके साथ एफईडी एबॉलिश कर दी गई है। एफईडी है फेडरल एक्साइज ड्यूटी, वो एक बहुत बड़ा बर्डन था बायर के ऊपर।
सेकंड चीज जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है वो ये कि ये जो 114C इंट्रोड्यूस करवाई थी कि एक नॉन फाइलर या इवन फाइलर के ऊपर एक बैरियर लगा दिया था कि 5 करोड़ और 10 करोड़ रुपए तक की प्रॉपर्टी परचेज, इससे ऊपर अगर आपने परचेज करनी है तो आपको NOC या अप्रूवल रिक्वायर्ड होगी। ठीक है। वो पॉजिटिव ये हुआ कि कानून में ये लिखा गया है कि जब तक फेडरल गवर्नमेंट इसको नोटिफाई नहीं करती, ठीक है, और इसका जो थ्रेशहोल्ड है वो भी बढ़ाया भी जा सकता है, कम भी किया जा सकता है। तो ये मैं ये समझता हूँ डराने के लिए एक टूल के तौर पे रखा गया है। इस वजह से आज इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। नॉन फाइलर आज 10 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदे, जो उसका टैक्स बनता है वो पे करके परचेज कर सकता है। कोई कदगन नहीं है। वो जो 70 लाख की गाड़ी परचेज करने वाली बात थी, वो 70 लाख की बजाय 7 करोड़ की गाड़ी परचेज। 70 लाख वाला गाड़ी नहीं, नॉन फाइलर गाड़ी नहीं खरीद सकता। अच्छा, मजे की उसमें मीम्स बड़ी थी कि 70 लाख वाला दूसरी शादी नहीं कर सकता, अब नॉन फाइलर ये नहीं कर सकता, वो वॉशरूम नहीं जा सकता, ऐसी मीम्स बनी थी। नहीं, असेंबली के अंदर बातचीत हुई है इस टॉपिक पे, बट मैं ये समझ, अच्छा, ऐसा है कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अब नॉन फाइलर भी जो मर्जी खरीद सकता है, जो मर्जी खरीद सकता है। बिल्कुल ठीक है। तो लोग एक ऊपर से पिछले एक हफ्ते से ये वो जो एक ट्रांजैक्शन वाला ड्रामा चल रहा है कि 2 लाख रुपए से ऊपर आपके अकाउंट में पैसे आएंगे, तो बड़ा खौफ था। वो अभी भी खौफ है। बट मैं लोगों को क्लैरिटी देता रहा कि वो GST पे करती हैं कंपनीज, GST रजिस्टर्ड, प्लस जो सप्लाई का बिजनेस जिनका GST जनरल सेल्स टैक्स होता है, उनके ऊपर ये फैक्ट्री से जो माल लेते हैं उनको जो पेमेंटें करते हैं। अब लंगड़ियाल साहब कैशलेस इकोनॉमी करना चाहते हैं, ठीक है, इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट करना चाहते हैं। आहिस्ता आहिस्ता लोग यूज टू हो रहे हैं कि वो इजी पैसा, जैज कैश, नॉन फाइलर बैंक के काउंटर पे जाके पैसे जमा करा रहा है। अपनी नलायकी को छुपाने के लिए कहते हैं इन्होंने थे रोक दो, क्योंकि साढ़े को लोग काम नहीं होना, तो नॉन फाइलर ना बैंक में पैसे जमा कराए, वो एकदम लोग रुक गए। अच्छा। अब ये पैसे कहां पे जमा कराएंगे, ये कहां से बैंकों के रेवेन्यू पूरे करेंगे? आपने रोक दिया है। आप लोगों को विंडो ओपन करें, वो बैंक में आता है नॉन फाइलर एक एहसन मलिक के अकाउंट में 10 लाख रुपए जमा करा रहा है या 10 करोड़ जमा करा रहा है, तो भाई आप एहसन से पूछें कि भाई ये 10 करोड़ या 10 लाख या 1 लाख कहां से आया है, बजाय इसके कि आप पहले ही कदगन लगा दें। ठीक है। तो मैं मतलब लोग टैक्स नेट में कैसे आएंगे? बिल्कुल ठीक है। ऊपर से सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपका ये है कि आपने डंडा, हर चीज में आप डंडा लेकर खड़े हैं। आपकी या मेरी मिसेस हाउसवाइफ है, आज आप उनको फाइलर बनाने चले जाएं, डे फर्स्ट से वो लेट फाइलर काउंट होगी। वो भाई उस खातून बेचारी का क्या कसूर है? ये क्या कानून है? पूरी दुनिया में ये कानून नहीं है कि अगर आपको उसको वेलकम करना चाहिए, ठीक है, कि भाई तुम लेट फाइलर नहीं, मोस्ट वेलकम, आप आए, अच्छी बात है, आप फाइलर बन रही है, आपको फाइलर के टैक्स चार्ज होगा। मुझे सजा दें, नईम साहब को दें, जो टैक्स फाइलर है टाइम पे नहीं जमा करवाते टैक्स रिटर्न, जैसे हम बिजली का बिल टाइम पे नहीं जमा कराते, तो फाइन होता है, आप चार्ज करें मुझे। लेकिन एक न्यू कमर, एक नई एंटिटी आ रही है टैक्स नेट में, आप कहते हैं अच्छा तुम आ क्यों रहे हो, आ रहे हो तो हमें डबल टैक्स हो। मतलब ये एक माइंडसेट है ब्यूरोक्रेसी का कि आपने डंडा मार के पैसे लेने। अच्छा, ये बताएं कि जो रियल एस्टेट वालों के लिए क्या कारोबार देखते हैं? कुछ जिस तरह आप बता रहे हैं कि टैक्स कम हुए, फेडरल एक्साइज ड्यूटी कम हुई है, तो इससे कारोबार बढ़ेगा? नहीं भाई, पाकिस्तान की अब जो रियल एस्टेट मार्केट है ना, वो भी स्टॉक मार्केट की तरह सेंटिमेंट पे चलती है। ठीक है। मैंने जैसे अपने स्टार्ट में बोला कि पिछले 3 सालों के बाद गुजरने के बजट आने के बाद ये पहली दफा पॉजिटिव बजट है। अच्छा। मेरे ख्याल में ओवरसीज पाकिस्तानी भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्योंकि आजकल करेंसी के रेट भी अच्छे हैं। मेरे ख्याल डॉलर को 287, 288 के ऊपर है, पाउंड को 390, 395 की ब्रैकेट में, तो एक हैंडसम अमाउंट बनती है जब वहां से आएगी। अब गवर्नमेंट उसको कैसे इनकैश करती है, कैसे फैसिलिटेट करती है, ये मैटर करता है। बट मैं रियल एस्टेट को आने वाले टाइम में, आने वाले दिनों में बहुत पॉजिटिव देख रहा हूं। इसके साथ एक छोटा सा मैसेज ये देना चाहता हूं कि जो लोग भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अल्लाह का वास्ता है, आपको आंखें और दिमाग खोल के करें। ऐसे बिल्डर या डेवलपर पे काम मत करें जो आपके पैसे लेके भाग जाता है, या जिसकी डिलीवरी नहीं है, या जो काम
आपको पता है कि यार इसने काम नहीं करना, और आप किसी की बातों में आके अपना कैपिटल उस ग्रुप में लगा देते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अब जो मिसकंसेप्शन थी इस बारे में कि ये एक बंदा है जिसके अकाउंट में ट्रांजैक्शन हो रही है, ट्रांजैक्शन पे भी ये लगेगा आपके पास पैसे कहां से आए, तो ये अब उससे डरने की जरूरत नहीं? नहीं, अब आप बात और साइड पे लेके, वो कैश ट्रांजैक्शन के ऊपर जो विद होल्डिंग टैक्स लगाया है, विच इज एडजस्टेबल। ठीक है, मतलब जो फाइलर है उसका 0.3% है, जो नॉन फाइलर है उसका 0.6% है। ठीक है, ये इसको मैं कहता हूं इजी मनी। नहीं, एक मैं समझने के लिए, मैं एक लेमैन हूं, मेरा अकाउंट है, मैंने किसी से उधार लिया 10, 20, 50 लाख रुपए मेरे अकाउंट में आ गया, फिर चला गया, ट्रांजैक्शन करते करते 10, 20, 50 करोड़। अब एफबीआर मुझे कहता है कि आपका यहाँ पे देना, आपके पैसे कितने, आपने टैक्स क्यों नहीं दिया इस पैसे पे, तो वो नहीं, वो तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन भी मौजूद है, हाई कोर्ट का, कि आपकी बैंक स्टेटमेंट आपकी इनकम डिटरमिन नहीं करेगी। यही ये तो प्रॉब्लम है हमारे एफबीआर का, कि वो एक कट्टा खोल के बैठ जाते हैं, आपको फंसा लेते हैं, आपको डराते हैं, और हर शरीफ आदमी पैसे दे के अपनी जान छुड़ाता है। दुकानदारी, ये तो नहीं साहब, आप सारी बातें छोड़ें। अभी जिस दिन बजट पेश हुआ उस दिन हमारे फाइनेंस मिनिस्टर का ये बयान था कि जी मेरे पास लोग आके कांटेक्ट करते हैं कि हम टैक्स पे करना चाहते हैं, बट एफबीआर की वजह से टैक्स पे नहीं करते। एफबीआर की रेपुटेशन ये है। तो मैंने 2 प्रोग्रामों में कहा कि ये तो फाइनेंस मिनिस्टर चार्जशीट कर रहा है चेयरमैन एफबीआर को, और अपने आप को भी, कि आप दूसरा बजट दे रहे हैं और आपसे अभी 2 साल, मतलब 2 सालों 2 बजटों के अंदर आपसे इसका परसेप्शन चेंज नहीं हुआ है। आप मतलब एचबीएल को हेड करते रहे हैं, और हमें ये बताया जाता है कि जनाब जो नॉलेज और जो ग्रिप आपकी है वो किसी की नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। फिर मुझे ख्याल बाद में आया, जब उसी प्रोग्राम में उन्होंने कहा मैं तो तनख्वाह नहीं लेता, तो मैंने सोचा फिर कोई ऐसा वज़ीर खजाना रखना चाहिए जो तनख्वाह ले ले, काम ठीक कर ले, क्योंकि इस बेचारे को तो तनख्वाह नहीं मिल रही, तो इससे तो उतना ही काम करना है जितना इसको समझ आती है। ठीक है। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि जो डर खौफ था वो प्रॉपर्टी वालों को अब करने की जरूरत नहीं है, काम खुल खिला के करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। और मैं समझता हूं, और इन्वेस्टर को क्या मैसेज देते हैं कि इस वक्त ये राइट टाइम इन्वेस्टमेंट का? मैं ये समझता हूं इन्वेस्टर के लिए सिर्फ शॉर्ट मैसेज ये है कि आज की तारीख में उसको जो चीज मिल रही है जिस रेट पे, वो आने वाले दिनों में उसको उस रेट पे नहीं मिलेगी। सिंपल। अच्छा, एंड यूजर को भी नहीं मिले? एंड यूजर को भी नहीं। मतलब मैं समझता हूँ चीजें ग्रो करेंगी और प्रॉपर्टी के रेट बढ़ जाएंगे। प्रॉपर्टी के रेट डेफिनेटली बढ़ेंगे, तभी मार्केट ग्रो करेगी। यस यस यस। बेसिकली जो पैसा गोल्ड में पड़ा है, डॉलर में पड़ा है, वो अब जो स्टॉक मार्केट में लगा हुआ है, क्योंकि बजट पॉजिटिव है तो वो लिक्विडेट होगा। इससे पहले तो आपको ये क्लियर ही नहीं होता था ये गवर्नमेंट करना क्या चाहती है, सिवाय इसके कि सबको पता था कि ये गवर्नमेंट रियल एस्टेट का बेड़ा गर्क करना चाहती है, क्योंकि उनका माइंडसेट है कि रियल एस्टेट सेक्टर नॉन प्रोडक्टिव सेक्टर है। वो कभी कंपैरिजन में नहीं बैठते। मेरी तो मशवरा है गवर्नमेंट से, बल्कि आपसे भी, कि किसी प्रोग्राम में एक काम करें, किसी मिल ओनर को, स्टील वाले को, कॉटन वाले को साथ बिठाएं, और एक डेवलपर या बिल्डर को बिठाएं। एक मिल वाले से पूछिए उसका कितना कैपिटल लगा एक मिल बनाने पे, कितने लोगों को उसने रोजगार दिया, और कितने रियल एस्टेट वाले ने दिया, रियल एस्टेट वाले ने कितना दिया। ठीक है, आपको कंपैरिजन नजर आ जाएगा। बट क्योंकि इस सेक्टर को प्रॉपर मीडिया पर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलती, लोग नहीं आते, डर की वजह से भी और शायद नॉलेज की वजह से भी, कि हमारी फाइल ना खुल जाए। भी बहुत सारे डेवलपर्स हैं, ये भी तो बात माने ना, बहुत सारे डेवलपर्स ने इसका नाम भी बदनाम कर दिया। अच्छा, मैं ये बात खुद भी इसका क्रिटिक हूं, तो मौका किसने दिया? हाँ ठीक है, मतलब एफबीआर, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, एंटी करप्शन, एफआईए की मर्जी के बगैर कोई सोसाइटी बिक सकती है? जिसके पास ना एनओसी हो, जिसके पास ठीक है सीडीए, सब मिले हुए, सब मिलके खाते हैं। जी जी, पहले भी खाते हैं बेचने से पहले, और जब वो भाग जाता है उसके बाद भी खाते हैं। ठीक है। लेकिन आज एहसन मलिक साहब की बड़ी जो गुफ्तगू की, उससे मुझे अंदाजा लगा कि अभी टाइम है, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करनी है तो ये बेहतरीन मौका है, बजट पॉजिटिव है, प्रॉपर्टी के रेट्स ऊपर जाने वाले हैं, तो आज ही फैसला कर लें, क्योंकि यही ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही, लेकिन अच्छे डेवलपर, अच्छे प्रोजेक्ट पे, ये बार बार, ठीक, हम नाम कोई नहीं ले रहे, बट ये आपके ऊपर छोड़ा है।